हेलो एवरीवन, आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज का लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है अपेंड कैरेक्टर्स टू स्ट्रिंग टू मेक सबसीक्वेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर। नॉर्मल क्लासिक स्ट्रिंग्स हैं दो एस एंड टी। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड टू बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ एस सो दैट टी बिकम्स अ सबसीक्वेंस ऑफ एस। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं जो कि हमें एस के पीछे लगाने हैं। अपेंड का मतलब पीछे, सच दैट कि जो टी जो है हमें गिवन है वो एक सबसीक्वेंस बन जाए एस का। सबसीक्वेंस इज क्या? सबसीक्वेंस इज सीक्वेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस बाय डिलीटिंग वन और मोर देन कैरेक्टर्स, देन द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल फॉर्म अ सबसीक्वेंस। ठीक है, तो उन्होंने बताया भी सबसीक्वेंस इज स्ट्रिंग दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर स्ट्रिंग बाय डिलीटिंग सम और नो कैरेक्टर्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर। मतलब कुछ कैरेक्टर्स बीच में से हटा दिए और जो बाकी के बचे हुए कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के उनको एज इट इज कंबाइन करके जो स्ट्रिंग बन रही है दैट इज अ सबसीक्वेंस। ठीक है, तो एग्जांपल इनपुट दे रखा है इन्होंने कोचिंग कोडिंग। इस बार इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, पहले एग्जांपल लेते हैं। तो COACHING ये है। तो दो स्ट्रिंग गिवन है ना, एस और टी। मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चूज करने हैं जो कि मैं इसके पीछे अपेंड करूंगा सच दैट टी विल बिकम अ सबसीक्वेंस। ठीक है, टी विल बिकम अ सबसीक्वेंस ऑफ एस। ठीक है, तो हमें ये करना है। ये कैसे कर सकते हैं? सो फॉर ईच कैरेक्टर ऑफ टी, तो मेरा टी ऐसे गिवन है मुझे CODING। नाउ टी एस का सबसीक्वेंस कब होगा? जब ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन एस एंड इन द सेम ऑर्डर। ये सारे के सारे कैरेक्टर एस में प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी सेम ऑर्डर में। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू सर्च फॉर ऑल दीज कैरेक्टर वन आफ्टर अनदर। पहले मैं सी को सर्च करूंगा, वंस आई फाइंड सी मुझे फिर बची हुई स्ट्रिंग में ओ को सर्च करना है, वंस आई फाइंड ओ फिर बाकी बची हुई स्ट्रिंग में डी को फाइंड करना है। तो लेट से मेरे पास ये जो एस है उसको भी लिख के देख लेते हैं, यहाँ खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर देखते हैं सी। तो सी मेरे को मिल गया पहला कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर मेरे को 0th इंडेक्स पे मिला है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर वो भी मिल गया, वो 1th इंडेक्स पे मिला है। अब ये जो डी है अगर मैं देखूँ तो डी ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना राइट। तो मेरे को डी मिला ही नहीं। तो इफ़ आई हैव नॉट फाउंड डी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आई हैव अपेंड डी। ठीक है, अब पीछे मेरे पास कोई कैरेक्टर तो बचे नहीं यहाँ के बाद, तो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर शुड बी अपेंडेड। So once I've exhausted all the characters of S, then the remaining characters in T would be appended। भाई कोई और चारा है ही नहीं, एक बार S के सारे कैरेक्टर्स हमने देख लिए और हम सारे T के कैरेक्टर्स को उसमें ढूंढ नहीं पाए। देन द रिमेनिंग कैरेक्टर्स इन T, जो कि T में बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उन्हें हमें अपेंड ही करना पड़ेगा इसमें, लाइक दिस। तभी तो अब अगर देखे जाए हमारी स्ट्रिंग क्या बनी, स्ट्रिंग कुछ ये बनी। ठीक है, एंड इफ आई नाउ ट्राई टू चेक कि भाई टी प्रेजेंट है कि नहीं है इसमें एज अ सब स्ट्रिंग, तो भाई देख लेते हैं। तो भाई कोचिंग है तो सी है, ओ भी है, टी भी है, डी भी है, आई भी है, एन भी है और जी भी है। तो मतलब मेरे को सारे कैरेक्टर जो हैं टी के वो इस सब स्ट्रिंग में इन द सेम ऑर्डर मिले हैं। तो देन दिस सब स्ट्रिंग टी इज अ नाउ सब सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग, हैंस आवर आंसर इज करेक्ट। मैंने इसमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कितने अपेंड करे, ये 4 कैरेक्टर्स तो अपेंड करे मैंने, तो 4 वुड बी द आंसर, क्योंकि हमने 4 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा अपेंड करे हैं। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, आंसर 4 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 2 हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि भाई ए और ए है। ठीक है, तो उसे देखने की ज़रूरत है नहीं।
एस का पहला कैरेक्टर ही ए है और टी का एक ही कैरेक्टर ए है, तो हैंस टी इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ ए, नो नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल 3 में एस मेरा जी है और टी मेरा ए बी सी डी ई है, तो मेरा टी का कोई भी कैरेक्टर जेड में एस में प्रेजेंट नहीं है। एक एस में सिर्फ एक कैरेक्टर है जेड नाम का, है ना, तो उसके पीछे हम क्या करेंगे, अपने सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर देंगे। हैंस मेरे टी के कितना साइज था 5, तो टी में 5 कैरेक्टर्स थे, 5 के 5 हमने एस में ऐड कर दिए, तो आउटपुट वुड बी 5। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी कोई अप्रोच देख लेते हैं कैसे करना है। अच्छा, हमने फिर से ही कर दिया, कोई बात नहीं, हमने अप्रोच में एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, कोई नहीं, यही देख लेते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक 2 पॉइंटर्स, वन फॉर माई स्ट्रिंग एस, है ना, एंड अनदर फॉर माई स्ट्रिंग टी। तो मैं दोनों के लिए एक एक पॉइंटर ले लेता हूँ, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आइटरेट बोथ स्ट्रिंग अनलेस एनी ऑफ द कैरेक्टर रीचेज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जब तक मेरा कोई भी कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग की लेंथ से कम है तब तक मैं आइटरेट कर सकता हूँ। तो मैं ये कंडीशन डालता हूँ एक, भी ये एंड ये। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी कि भाई मेरे दोनों के पॉइंटर जो हैं वो अपनी करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग के साइजेस से अभी छोटे हैं, तब तक विल कीप ऑन कैरिंग फॉरवर्ड। नाउ व्हाट विल आई डू कि जब मुझे एक कोई कैरेक्टर टी का एस में मिल जाए, तो मतलब कि अगर मैं किसी कैरेक्टर पे हूँ टी पे एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट कैरेक्टर इन एस एंड रिजल्टिंगली मेरे को मतलब वो कैरेक्टर मिल भी जाता है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, इफ, ठीक है, एस आई इज इक्वल टू टी ऑफ जे, आई इवैल्यूएट कि भाई एस आई जो है वो टी ऑफ जे के बराबर है कि नहीं है। तो अगर इसका मतलब ये है कि मुझे करंट कैरेक्टर मिल गया है, ठीक है, मेरे को सब सीक्वेंस में जो कि टी है उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया है, लेट्स से ये ओ, और वो मुझे एस में मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसे ऊपर देखा था, जैसे हम ओ पे हैं लेट्स से, और मुझे ओ यहाँ पे मिल गया, तो इन दैट केस मुझे क्या करना है, आई जस्ट मूव फॉरवर्ड टू डी कि भाई अब डी को ढूंढ लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जे वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा कि नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट कैरेक्टर इन टी। ठीक है, और हर बार मुझे आई को तो इंक्रीमेंट करना ही है। ये क्यों करना है ये भी देख लेते हैं। देखो, वंस आई हैव चेक्ड, मैंने किसी भी कैरेक्टर के लिए, जैसे मैं डी को देख रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम ऑन ए, मैंने देख लिया कि अगर वो कैरेक्टर इस कैरेक्टर के लिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर इस कैरेक्टर से मैच कर रहा है तो देन दैट कैरेक्टर वुड बी रिजर्व फॉर दैट कैरेक्टर। कि भाई अगर ओ है, ओ इससे मैच कर रहा है, तो ये वाला ओ इसके लिए रिजर्व्ड हो गया कि भाई मेरे को अगर सब सीक्वेंस बनाना है तो मेरे को ये वाला ओ यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं कर रहा, जैसे इस केस में कि भाई डी जो है वो ए से मैच नहीं कर रहा, तो अभी इस ए का मेरे लिए कोई काम तो है नहीं, क्योंकि जहाँ से भी मेरे को अभी डी मिलेगा सब स्ट्रिंग में, उसके आगे वाले कैरेक्टर्स की कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं, उनको मैं किसी चीज़ के लिए यूज़ तो कर नहीं सकता, सो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इस केस में सिर्फ मैं एस के कैरेक्टर्स को, एस पे जो मेरा आइटरेटर है, पॉइंटर है, उसे मूव फॉरवर्ड कराऊंगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर दिस। इसके लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, ना ये इसे मैच कर रहा। ये अगर मैच करता तो फिर मैं इसको रिजर्व कर लेता कि भाई हाँ, ये वाला कैरेक्टर जो है वो सब सीक्वेंस के इस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग मेरे को काम आएगा। पर ये मेरे को किसी काम आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मेरे को डी नहीं मिल जाता तब तक मुझे इस स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर कुछ काम आएगा ही नहीं। तो मेरे को ये सारे कैरेक्टर जो हैं ये मेरे किसी भी काम के हैं ही नहीं। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, मैं बस आगे बढ़ जाऊँगा। आई इंक्रीज द आइटरेटर और पॉइंटर फॉर सब स्ट्रिंग, आई मीन स्ट्रिंग एस। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब अगर मेरा जे जो है, यहाँ पे टी डॉट साइज आएगा, अगर मेरा जे जो है वो टी के साइज के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स आई हैव फाउंड ऑल द कैरेक्टर्स। भाई ये टी के साइज के बराबर कब होगा, जब टी के सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे इसे थ्रू दिस एस में, जब इसे टी के सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे तभी तो ये इसके बराबर होगा। और अगर ये इसके बराबर हो गया तो क्या होगा,
तो मुझे कोई भी कैरेक्टर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये नहीं होता है तो जितने बाकी कैरेक्टर्स रहते हैं टीम में वो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा इसमें, तो सब सीक्वेंस बन जाएगा, है ना। मान लो कि टीम में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बच गए हैं और मैंने सारे कैरेक्टर एस के यूज़ कर लिए हैं। तो टू मेक दिस टी अ सब सीक्वेंस ऑफ एस, व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर आई विल हैव टू अपेंड, दिस मैनी, एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर दीज, भाई जे मेरा यहाँ पे है तो दिस वुड बी टी डॉट साइज माइनस जे। तो इतने कैरेक्टर्स मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। इन केस जे जो है मेरा वो यहाँ पे पहुँच जाता है, दैट मीन्स कि मेरे को टी के सारे कैरेक्टर्स मिल गए तो ये ज़ीरो हो ही जाएगा, टी डॉट साइज माइनस टी डॉट साइज ज़ीरो। तो आई होप क्वेश्चन अंडरस्टूड है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं। तो ये कोड है हमारा, तो पहले 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं, इंट 0 और जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर अपना वाइल लूप हमने जो यूज़ किया था, उसकी जो कंडीशंस थी ये थी भाई, जब तक दोनों पॉइंटर्स अपनी स्ट्रिंग के साइज से छोटे हैं तब तक विल कंटिन्यू टू आइटरेट, विल कंटिन्यू इन दिस लूप, ठीक है। और फिर इसमें क्या कंडीशन थी, इफ एस ऑफ आई इक्वल टी ऑफ जे, मतलब कोई मेरे को टी का कैरेक्टर एस में मिल जाता है तो व्हाट विल आई डू, मैं टी के अगले कैरेक्टर पे मूव ऑन करूँगा। और अगर वो कैरेक्टर इसके इक्वल नहीं है तो मेरे को उसका कोई यूज़ ही नहीं करना इन दैट केस ऑल्सो। तो दोनों केस में मुझे आई के तो अगले कैरेक्टर में, मतलब एस के तो अगले कैरेक्टर में बढ़ना ही है। आई हैव टू इंक्रीज आई इन आइदर वे। अगर मेरे को कैरेक्टर मिल जाता है वो, तो मेरे को उसे रिजर्व करना पड़ेगा, देन ऑल्सो आई विल मूव। एंड अगर मेरे को नहीं मिलता देन तो मुझे मूव करना ही है, आई डोंट हैव एनी यूज़ फॉर दिस। एंड आई विल डिक्लेयर आंसर कि भाई टी में कितने कैरेक्टर बचे, वो कैसे मिलेगा मुझे, आई सिंपली टी के साइज से मैं जे को माइनस कर दूंगा एंड देन आई विल रिटर्न माय आंसर, ठीक है। तो ये हमारा कोड हुआ, एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट केस आई मीन सैम्पल केसेस तो चल रहे हैं, ठीक है। हमारा कोड चल चुका है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लीड कोड चैलेंज ऑफ द डे और प्रॉब्लम ऑफ द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।